अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब किस नंबर 28। शहरियार की मर्सिडीज सुबुक रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी। मर्सिडीज के पीछे पुलिस जीप आ रही थी जिसमें एक एएसआई और 4 कांस्टेबल सवार थे। बस यहीं रोक लो। एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने के बाद जिससे गुजरना जिले से बाहर जाने वाली हर गाड़ी के लिए नागुज़ीर होता था, उसने ड्राइवर को हुक्म दे दिया। उसने हुक्म की तामील की। वो सूरत हाल से पूरी तरह से आगाह था और काफी मुस्तैद और चौकन्ना नजर आता था। मर्सिडीज के रुकते ही पीछे आने वाली पुलिस जीप भी रुक गई। खैरियत है सर? फौरन ही एएसआई जीप से उतरकर मर्सिडीज के करीब आया। हाँ, तुम अंदर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बहुत संजीदगी से दिए गए इस हुक्म पर एएसआई कुछ हैरान नजर आया, ताहम उसने हुक्म की तामील में ताखीर भी न की और दरवाजा खोलकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ चुका था। शहरियार ने जांचने वाली नजरों से उसका जायजा लिया। वो जवान आदमी था और उसकी आयत करदा शराइत के मुताबिक काफी चाको चौबंद भी नजर आता था। अलबत्ता इस अचानक पेश आने वाली सूरत हाल के बायस उसकी आंखों में उलझन तैरती नजर आती थी, मगर वो अपने चेहरे को सपाट रखने में कामयाब था। अगर तुम्हारे शोल्डर पर एक फूल का इजाफा हो जाए तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? उसकी जाहिरी शख्सियत, उसकी फितरत का किसी हद तक अंदाजा लगाने के बाद शहरियार ने उससे सवाल किया। जाहिर है सर, बहुत अच्छा लगेगा, उसने बेसाख्ता ही जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में मेरे पास तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक अच्छा मौका है। कुछ देर बाद इस जगह से एक सफेद सुजुकी पिकअप गुजरेगी। अपने साथियों के साथ सुजुकी को रोककर तुम्हें उसमें मौजूद बंदों को गिरफ्तार भी करना है। सुजुकी में जो भी माल मौजूद होगा और जो माल बरामद होगा उसकी बरामदगी पर तुम्हें बहुत सराहा जाएगा। साथ में तुम्हारी तरक्की भी पक्की। सुजुकी पर लोड, माल की नौयत और उससे चौधरी इफ्तिखार का ताल्लुक जाहिर किए बगैर अब्दुल मनान से तय किए गए मंसूबे के चीदा चीदा नुकात उसे समझाता चला गया। एएसआई ने उसकी सारी बात बहुत तवज्जो से सुनी। मैं समझ गया सर, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। तफसीलात सुनने के बाद एएसआई ने दबे दबे जोश के साथ उसे यकीन दहानी कराई। मैं और मेरा ड्राइवर पीछे रहकर सारी कार्रवाई पर नजर रखेंगे। अगर तुम्हें मदद की कोई जरूरत पेश आई तो हमारी तरफ से मदाखलत होगी, वरना तुम और तुम्हारे साथी मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। हर 2 सूरतों में सारा काम और सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। मेरा बयान यही होगा कि इत्तफाकी तौर पर मुजरिम नजर में आ गए और तुमने अपनी टीम के साथ ये तमाम कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया। शहरियार ने उसे मजीद यकीन दहानी करवाई और उसका चेहरा खिल उठा। वो जोश से बोला, आप फिक्र ही ना करें सर, इंशाअल्लाह आप लोगों को जहमत करनी ही नहीं पड़ेगी। मैं और मेरे साथी सब कुछ संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। पर याद रखना कि मुजरिमों को जिंदा गिरफ्तार करना है। उनके जरिए हम असल बंदों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। राइट सर, राइट। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, एएसआई ने यकीन दिलाया। यकीन दहानी के बाद शहरियार मुतमईन हुआ। ठीक है, फिर तुम जाकर अपने सिपाहियों को समझाओ, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। शहरियार के इस फैसले पर वो गाड़ी से उतरकर पुलिस जीप की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। ड्राइवर ने तयशुदा हिकमत अमली के तहत मर्सिडीज कच्चे में उतार ली। अब सड़क से गुजरने वाली किसी गाड़ी से मर्सिडीज को दूर से नहीं देखा जा सकता था। दूसरी तरफ एएसआई अपने बंदों से बात करता नजर आता था। शहरियार दूर से ही उनकी हरकतों सकनात का जायजा लेता जा रहा था। जरा देर की गुफ्तगू के बाद वो लोग हरकत में आ चुके थे। पुलिस जीप के ड्राइवर ने जीप सड़क पर बाएं जाने बिल्कुल किनारे पर ले जाकर खड़ी कर दी। रात के इस पहर हस्बे मामूल इस सड़क पर
ट्रैफिक बराए नाम थी। अगर कोई गाड़ी गुजरती भी तो पुलिस जीप की वजह से उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। पुलिस जीप उसी वक्त रुकावट बनती थी जब मतलूबा सुजुकी पिकअप वहां से गुजरती। एएसआई 2 सिपाहियों के साथ जीप में बैठा हुआ था, जबकि 2 सिपाहियों ने सड़क पर दाएं जानिब जरा नीचे आकर पोजीशन संभाल ली थी। शहरियार की गाड़ी उनसे जरा फासले पर कुछ और ज्यादा पीछे खड़ी थी। ताहम ये फासला इतना ज्यादा नहीं था कि सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियां उन लोगों की नजरों से ओझल रहती। इंतजार के सनसनीखेज लम्हात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। एक गुमनाम खत पर की जाने वाली ये कार्रवाई टोटल रिस्क ही रिस्क थी। बहुत मुमकिन था कि इस कार्रवाई का कोई नतीजा बरामद ना होता और सिरे से ऐसी कोई गाड़ी सड़क पर नमूदार ही ना होती जिसका खत में जिक्र किया गया था। मगर इम्कान तो इसी बात का था कि खत में फराहम की जाने वाली इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है। वो खुद को मिलने वाले इस मौके को जाया बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए मोहम सी उम्मीद के सहारे ही ये सारा खड़ाक फैलाकर यहाँ चला आया था। नाकामी की सूरत में एएसआई और साथियों को थोड़ी बहुत रकम देकर खामोश रहने का हुक्म भी दिया जा सकता था। जो कुछ हो रहा था वो ऑफ द रिकॉर्ड था, इसलिए कोई नतीजा बरामद ना होता तो भी चंद लोगों के दरमियान ये बात खत्म होकर रह जाती। हस्बे तवक्को और हस्बे ख्वाहिश नतीजा निकलने की सूरत में इत्तफाक वाला खाता खुला रहता। इस खाते में मतलूबा कार्रवाई डालकर काम भी निकल जाता और एएसआई के मजे भी आ जाते। इंतजार के बोझल लम्हात अचानक से खत्म हुए। आखिर तारीख सड़क पर सुजुकी पिकअप की सफेदी झलकी। शहरियार को अपने जिस्म में खून की गर्दिश तेज होती महसूस हो रही थी। उसे यकीन था कि बाकी लोग भी इसी कैफियत से गुजरे होंगे। अलबत्ता उसकी बेचैनी इसलिए अलग थी कि चाहने के बावजूद वो खुद एक्शन में नहीं आ सकता था। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट ने उसके हाथ पांव बांध रखे थे। वो जानता था कि आला ओहदे और ऊंचे मकामात की भी अपनी एक हद होती है और वो पोस्ट गर्दाब की तरह ही होती है। उनके बीच फंसा आदमी अनदेखे दायरों में कैद खुद ही अपने बाहैसियत होने के बावजूद बहुत अजियत से गुजरता है। इस वक्त वो उसी अजियत से दोचार था। उसकी मुहिमजू फितरत कहती थी कि मैदान अमल में उतरकर खुद कुछ कर गुजरे, लेकिन ओहदे का तकाजा ये था कि वो खुद पर बंद बांधे बैठा रहे। फिलहाल उसने यही किया और होंठ भींच कर सड़क का मंजर देखता चला जा रहा था। सुजुकी पिकअप को देखकर पुलिस जीप का इंजन एक गुर्राहट के साथ जाग उठा और पुलिस जीप बहुत तेजी से हरकत करती हुई सड़क के वस्त में आकर रुक गई। पुलिस की गाड़ी की वजह से आने वाली सुजुकी पिकअप को लामहला रुकना पड़ा। पिकअप के रुकते ही उसमें से शलवार कमीज में मलबूस शख्स ड्राइविंग सीट की तरफ वाला दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकला। एएसआई भी जीप से नीचे उतर आया। इसके बाद सुजुकी ड्राइवर और एएसआई के दरमियान गुफ्तगू होने लगी। उन दोनों की आवाजें ज्यादा बुलंद ना थी, इसलिए वो लोग तमाम गुफ्तगू को सिर्फ भिनभिनाहट की सूरत में ही सुन सकते थे। ताहम गुफ्तगू की नौयत का शहरियार अंदाजा कर सकता था। एएसआई ने यकीनन सुजुकी ड्राइवर से तलाशी की बात की होगी। जरा सी पसोपेश के बाद वो राजी होता नजर आ रहा था। उसकी रजामंदी और सकून ने शहरियार को मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया था। एक तो वो शख्स अकेला था, दूसरे इस बात पर फिक्रमंद भी नजर आता था कि सुजुकी की तलाशी की सूरत में वहां से कोई काबिले एतराज चीज भी बरामद हो सकती है। एएसआई के साथ मौजूद कांस्टेबल उसके इशारे पर तलाशी लेने के लिए आगे चला गया। ताहम दाएं तरफ मौजूद दोनों सिपाही बदस्तूर अपनी पोजीशन पर जमे खड़े रहे। उनकी निगाहें सिपाहियों वाली तरफ पिकअप की तरफ ही जमी थी। खामोश इंजन वाली वो जीप पीछे से कब नमूदार हुई उन्हें अंदाजा न हो सका। जीप की हेडलाइट्स ऑफ थीं और उन लोगों की निगाहों ने उस वक्त फोकस किया था जब वो बिल्कुल करीब आ चुकी थी। इस जीप को सड़क पर से गुजरने वाले मामूल के ट्रैफिक का हिस्सा करार देकर आसानी से गुजरने का रास्ता दिया जा सकता था, लेकिन जीप के ड्रामाई अंदाज में नमूदार होने पर हर शख्स अपनी जगह ठिठक कर खड़ा हो गया। जीप पिकअप से काफी पीछे रुक गई थी। तलाशी के लिए आगे बढ़ने वाले कांस्टेबल्स भी अपनी जगह रुककर गौर से देख रहे थे। जीप में सवार लोगों के बारे में जाने बगैर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया जा सकता था।
एसी शहरियार के इशारे पर एक कांस्टेबल शायद यही जानने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा, लेकिन देखते ही देखते तमाम सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई। जीप की पिछली नशिस्त पर सवार अफराद ने दाएं और बाएं दोनों जानिब से छलांगे लगाईं और जीप, जिसका इंजन अभी तक बंद नहीं किया गया था, तेजी से मुतहर्रिक होकर सड़क पर इस अंदाज में आड़ी तिरछी खड़ी हो गई कि जीप से छलांग लगाकर उतरने वालों को आड़ सी मिल गई। फिर फिजा में क्लाशनकोफ के बर्स्ट चलने की आवाजें भी गूंजने लगी और जीप की तरफ बढ़ने वाला सिपाही एक झटके से उलटकर पीछे को गिर पड़ा। ये सारी कार्रवाई लम्हे भर में हो चुकी थी और कोई शख्स भी कुछ समझ ना पाया था, मगर फिर एएसआई और उसके साथी कांस्टेबल ने तेजी से हरकत करते हुए खुद को पिकअप की आड़ में छुपा लिया। पिकअप का ड्राइवर भी इस दौरान कहीं पनाह ले चुका था। अब पुलिस वालों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। दोनों तरफ से बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, लेकिन बेसूद, और कोई बंदा इस फायरिंग की जद में नहीं आ रहा था। मैं आगे जाकर पुलिस वालों की मदद करता हूँ सर। ड्राइवर के पास राइफल थी और उसे इस्तेमाल करने के लिए वो बेचैन नजर आता था। अपनी बात कहने के बाद वो बिल्कुल रुका नहीं और अपनी जानिब मौजूद कांस्टेबल्स के करीब पहुंचकर उनके साथ शरीक हो गया। शहरियार अभी तक मैदान अमल में बिल्कुल नहीं उतरा था, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ का जायजा ले रही थी। उसे अंदाजा हो रहा था कि जज्बात में आकर वो एक गलत कदम उठा चुका है। उसे मिलने वाला गुमनाम खत उसके किसी हमदर्द ने नहीं बल्कि दुश्मन ने लिखा था। उसे बाकायदा मंसूबा बनाकर घेरा गया था। वो जो अपने तई बहुत अचानक मुजरिमों के सर पर पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता था, खुद घिर चुका था और एक और नुकसान उठा चुका था। सड़क पर पड़ी कांस्टेबल की लाश उसके नुकसान का सबूत थी। फिर एक नुकसान और ज्यादा हुआ। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच उभरने वाली इंसानी चीख बहुत भयानक थी। कातिल और मकतूल दोनों इससे पोशीदा ना रह सके। गोली खाकर गिरने वाला जवां साल एएसआई था। उस पर गोली पिकअप के ड्राइवर ने चलाई थी। वो न जाने किस तरह पुलिस जीप की आड़ लेने में कामयाब हो गया था और पुश्त पर से फायरिंग शुरू कर दी थी। उसने फौरन ही एएसआई को निशाना बनाया था। इस दूसरे नुकसान के बाद शहरियार के लिए मैदान अमल से दूर रहना मुमकिन ना रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ा और रेंग कर अपने साथियों की तरफ बढ़ते हुए पिकअप ड्राइवर की तरफ रिवॉल्वर का रुख करके गोली चलाई। उसकी चलाई गोली जाया न गई और पिकअप ड्राइवर की चीख फिजा में बुलंद हुई, लेकिन वो अंदाजा लगा चुका था कि गोली ने सिर्फ पिकअप ड्राइवर के बाजू को नुकसान पहुंचाया है। गोली खाकर भी पिकअप ड्राइवर ने अपनी हरकत बिल्कुल ना रोकी। गम और गुस्से से बेहाल शहरियार उसे निशाना बनाने के लिए जोश में अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अपने इस जोश और खरोश में वो इस पोजीशन में आ चुका था कि उसके अपने साथियों को फायर रोकने पड़े। नीचे लेट जाएं सर, जल्दी करें, नीचे लेट जाएं। वो हाथ सीधा करके पिकअप ड्राइवर पर दूसरा फायर करना चाहता था कि अपने ड्राइवर की तेज आवाज एक झटके से उसे होश में ले आई। उसने तेजी से खुद को नीचे गिराया, लेकिन इस दौरान कहीं से वो फायरिंग की जद में आ चुका था, जो यकीनन उसके जिस्म के किसी हिस्से को निशाना बनाकर ही गया था। लेकिन इस फौरी हरकत की वजह से गोली जिस्म के किसी हिस्से में पेवस्त होने के बजाय उसके दाएं शाने को रगड़ती हुई तेजी से गुजर गई। इस रगड़ का नतीजा भी एक आतिशी दर्द की सूरत में ही था। ताहम उसे अंदाजा था कि हिमाकत के बावजूद अच्छी खासी बचत हो चली। उस पर होने वाले इस फायर के बाद सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। यूं लगा कि सामने वाली पार्टी मुकाबला खत्म करके फरार होने की कोशिश में मसरूफ है। अगले 2 मिनटों में ये ख्याल सही साबित हुआ। मुजरिमों की जीप का इंजन जोरदार आवाज में गुर्राया और फिर फिजा में टायरों की चरचराहट गूंजने लगी। उन लोगों की तरफ से जीप पर फायर किए गए, लेकिन जीप का ड्राइवर बड़ी तेजी से उसे मोड़कर वापस पीछे की तरफ को ले गया। जीप लम्हा ब लम्हा उनकी नजरों से ओझल होती चली जा रही थी, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। मुजरिमों की पिकअप और पुलिस जीप दोनों के टायर फायरिंग के नतीजे में बर्स्ट हो चुके थे और शहरियार की मर्सिडीज काफी पीछे खड़ी थी। वैसे भी अब वो मफरूर मुजरिमों से ज्यादा अपने साथियों की फिक्र में मुब्तला था। कांस्टेबल के बारे में तो उसे यकीन था कि वो जिंदा नहीं होगा। चेक करने पर उसे यकीन आ चुका था कि वो मर चुका है। एएसआई की तरफ से जो मोहम सी उम्मीद थी, वो भी उसकी खामोश नब्ज ने तोड़ दी। वर्दी पर एक और फूल सजाने के शौक में उस बेचारे की जिंदगी गुल हो चुकी थी। इसके साथ साथ मौजूद कांस्टेबल अलबत्ता जख्मी होने के बावजूद अभी तक जिंदा था। उसे कोई जानलेवा जख्म नहीं आया था।
गोलियों ने उसके बाजू और एक टांग को निशाना बनाया था। उन जख्मों से खून का इखराज जारी था, लेकिन उम्मीद की जा सकती थी कि तिब्बी इमदाद मिलने पर तमाम जख्म ठीक हो जाएंगे। इसके जख्मों पर कुछ बांध दो ड्राइवर, उसने चीख कर कहा। इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए उसने ड्राइवर को तेजी से हुक्म दिया। एहतियाती तदाबीर के तौर पर वो अब्दुल मनान को जिस एम्बुलेंस के लिए कहकर आया था, अब उसे उसका इंतजार करना था। अगर एम्बुलेंस ना आती तो वो वक्त जाया किए बगैर अपनी गाड़ी में भी जख्मी को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो सकता था। लेकिन एम्बुलेंस आ जाती तो सबसे बड़ा फायदा ये होता कि अस्पताल पहुंचने से पहले एम्बुलेंस में ही जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद भी पहुंचाई जा सकती थी। सर, आपको भी तो जख्म लगा है, मैं आपके जख्म को देखता हूँ। ड्राइवर से पहले कांस्टेबल खुद अपने जख्मी साथी की मदद के लिए पहुंच गए, इसलिए वो शहरयार के करीब आकर तेजी से बोले, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा जख्म मामूली है। तुम ऐसा करो, गाड़ी लाओ, अब हमें वक्त जाया किए बगैर अस्पताल की तरफ रवाना होना है। एम्बुलेंस का तो कोई नामो निशान नजर नहीं आता। वो अंदर ही अंदर अपनी हिमाकत और नाकामी पर झुंझुलाया हुआ था, इसलिए शाने से मुसलसल बहने वाले खून के इखराज को नजरअंदाज करते हुए सख्त लहजे में ड्राइवर को हुक्म देने लगा। वो बेचारा तो हुक्म का बंदा था, ना चाहते हुए भी हुक्म की तामील के लिए खड़ी मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया, मगर फिर मर्सिडीज के इस्तेमाल की नौबत ही ना आई। मखसूस सायरन बजाती एम्बुलेंस सड़क पर नमूदार हुई और उन लोगों के करीब आकर रुक गई। एम्बुलेंस में अब्दुल मनान मौजूद था। जाए वकुआ का मंजर देखकर वो सब कुछ समझ चुका था। सर, आप जख्मी कांस्टेबल और ड्राइवर को साथ लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाएं। मैं यहाँ पर तमाम मामलात निपटाता हूँ। अब्दुल मनान के इस मशवरे पर उसने कोई एतराज न किया और चुपचाप खुद भी एम्बुलेंस में जाकर बैठ गया। शदीद किस्म का एहसास शिकस्त अंदर मौजूद था, जिसने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस वक्त वो अपने आप को इस लायक भी नहीं पाता था कि कुछ सोच समझ सके। अलबत्ता इस कैफियत में भी उसे इतना इत्मीनान जरूर था कि अब्दुल मनान समझदारी से तमाम सूरत हाल को संभाल सकेगा। जूतों की खटाखट के साथ कमरे का दरवाजा खुला और सज्जाद राना अंदर दाखिल हुआ। वो सिविलियन ड्रेस में आ रहा था, लेकिन जाहिर है बाहर ड्यूटी पर मौजूद सिपाही के लिए बहैसियत DIG उसकी तकरीम फर्ज थी। सज्जाद राना की आमद से लम्हा भर पहले सुनाई देने वाली जूतों की खटाखट यकीनन सिपाही के जोरदार सलूट की आवाज थी। क्या हाल है? बेड के साथ रखी गई कुर्सी पर बैठते हुए उसने शहरयार से दरियाफ्त किया। ठीक हूँ, गोली बस मुझे छू कर गुजरी है, इसलिए कुछ ज्यादा गहरा जख्म नहीं आया। ये तो सिर्फ डॉक्टर्स ने जबरदस्ती मुझे रोक रखा है, वरना मेरे ख्याल में तो मैं बिल्कुल फिट हूँ और अभी घर जा सकता हूँ। हर मामले में अपनी जाती राय के मुताबिक अमल की कोशिश मत किया करो ना। जो काम जिसका हो वही करे तो ज्यादा मुनासिब रहता है। सज्जाद राना का मूड कुछ ज्यादा ही खराब नजर आता था। वो इस बात को महसूस किए बगैर न रह सका। क्या हुआ था? अब मुझे तफसील से बताओ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने हद दर्जा संजीदगी से उससे सवाल किया। तफसील तो कुछ खास नहीं, बस मैं एक जगह का दौरा करने के बाद वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ नामालूम लोगों से तसादुम हो गया। वो तो इत्तफाक ही था कि मैं वापसी में देर हो जाने के इम्कान के पेश नज़र सिक्योरिटी के ख्याल से पुलिस वालों को अपने साथ ही ले गया था, इसलिए बचत हो गई। उन लोगों ने बड़ी जांफिशानी से हमलावरों को मुकाबला करके उन्हें पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया, वरना शायद वो मुझे टारगेट बनाने में कामयाब भी हो जाते। आप प्लीज ख्याल रखिएगा कि महकमे की तरफ से उन लोगों को इस कारकर्दगी पर कोई इनाम वगैरह भी दे दिया जाए। खास तौर पर हलाक होने वाले ASI और कांस्टेबल के लवाहिकीन के लिए कोई माली आनत का बंदोबस्त जरूर किया जाना चाहिए। मैंने मामू जान से भी इस सिलसिले में बात की थी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में कोशिश करेंगे। फिर भी चूंकि मामला आपके महकमे का है, इसलिए मैं आपसे खास तौर पर दरखास्त करता हूँ कि ऐसा ही किया जाना चाहिए। हमला आवरों ने तुम्हें टारगेट बनाने की कोशिश क्यों की थी? तुमसे उन्हें क्या दुश्मनी थी? सज्जाद राना ने उसकी बात तवज्जो से सुनी, लेकिन उस पर किसी किस्म का इजहार राय किए बगैर तफ्तीश का सिलसिला जारी रखा। वो शहर से बाहर होने की वजह से उसके साथ होने वाले हादसे की खबर सुनकर फौरी अस्पताल नहीं पहुंच सके थे और फोन पर बात करके अपनी तसल्ली कर दी थी, लेकिन अब फुर्सत में उसके पास बैठा तमाम बाल की खाल निकालता था। दुश्मनी के बारे में क्या कहा जा सकता है जनाब? जाहिर है मैं अपने ज़िले में जो काम करता हूँ उस पर बहुत ही एतराज़ात उठाए जाते हैं।
बल्कि सबको बहुत एतराज़ात हैं। उन्हीं लोगों में से किसी ने मुझे तंबीह करने के लिए ये कार्रवाई की होगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हमला आवरों का मकसद मुझे कत्ल करना नहीं बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डराना था, वरना वो मुझ पर सिर्फ गोली चलाने पर इक्तफा ना करते। वो सज्जाद राणा से हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने इस ख्याल में बहुत कमज़ोर भी नजर आता था। अपने इस ख्याल को छुपाने की कोशिश भी करता था। खुद भी उसे यकीन था कि उस पर किया जाने वाला फायर हलाकत खेज बिल्कुल न था। वो जिस बेधड़क अंदाज में बाहर निकला था, वो लोग चाहते तो आसानी से उसे ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक गोली चलाने पर इक्तफा किया था, और वो भी बहुत एहतियात से। अब वो बात भी बता दो जो तुमने अभी तक मुझसे छुपाई हुई है। सज्जाद राणा ने उसे घूरते हुए हुक्म सुनाया। सब कुछ तो बता चुका हूँ, अब मजीद किस सिलसिले में आप बात पूछते हैं मुझसे? वो अनजान बना रहा। देखो शहरयार, मैं कोई मीडिया का बंदा नहीं कि तुम्हारी बनी बनाई कहानी पर यकीन कर लूं। बहुत से वाक़यात पहले ही मेरे इल्म में आ चुके हैं। तुम मुसलसल ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जो तुम्हें सूट नहीं करती। कभी तुम घर से भागी हुई एक लड़की को सपोर्ट करने के लिए ख्वार होते फिरते हो, तो कभी लकड़ियों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुद मैदान अमल में उतर आते हो। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस किस्म का कोई भी मामला तुम्हारे इल्म में आ जाए तो तुम उसे पुलिस वालों के सुपुर्द करके खुद एक तरफ हटकर चुपचाप बैठ जाओ। इस तरह खुद हर मामले में भाग दौड़ करना और अपनी जान को खतरे में डालना किसी भी तरीके से होशमंदी का काम बिल्कुल नहीं। मुझे शक है कि तुम्हारे साथ पेश आने वाला ये हादसा भी तुम्हारी अपनी किसी एक्टिविटी का ही नतीजा निकलता है, वरना तो तुम्हारे आधी रात को किसी दौरे से आने की कोई तुक नहीं बनती थी। तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे बेखबर रहने पर बेखबर रह जाऊंगा। मुझे थोड़ी सी कोशिश से सब कुछ मालूम भी हो सकता है। अगर तुम सच सच बता दो तो फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। सज्जाद राणा का लहजा गुस्सीला था, लेकिन वो जानता था कि इस गुस्से के पीछे उनकी गहरी मोहब्बत छुपी है, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही डांट दिया। मगर एसपी मुअज्जम के लिए जो गुस्सा उसके अंदर दबा हुआ था, वो उस वक्त बाहर नहीं निकलता। ये मुमकिन नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता था। चुनांचे बेड के सरहाने रखे तकियों से टिकी अपनी पुश्त को सीधा करके बैठते हुए कदरे तलखी से बोलने लगा। आपकी पुलिस इस लायक है ही कब कि मैं किसी मामले में उस पर एतबार कर सकूं। जंगल से लकड़ियों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एक इतना ज़बरदस्त मौका मेरे हाथ आया, लेकिन उस एसपी की नमक हरामी की वजह से तमाम मामला बिगड़ गया। वो खबीस शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर मुजरिमों की पुश्त बनाई करता है, उसकी तरफ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। वो सज्जाद राणा को सारी तफसीलात सुनाता चला गया। इस तरह एक गुमनाम खत पर कार्रवाई के लिए दौड़ पड़ना भी तुम्हारी हिमाकत ही तो थी। तुम्हारे मुखालफिन तुम्हारी जज्बातियत को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जज्बातीपन का अच्छा फ़ायदा उठाकर तुम्हें ट्रैप करने की बेहतरीन कोशिश की। वो तुम्हें मार भी देते अगर तुम हमारे ख़ानदान का हिस्सा बिल्कुल ना होते। उन्हें मालूम है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम सब मिलकर उनका नाटका बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हें ये पैगाम ज़रूर पहुंचा दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम कुछ होने से पहले संभल जाओ। उसके खामोश होने के बाद सज्जाद राणा ने अपनी राय का इजहार किया, मगर मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं उनके हथकंडों से डर कर पीछे हटने वाला शख्स बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए उन्हें खुलकर खेलने का मौका हरगिज हरगिज नहीं मिलेगा। फिर वही जज्बातियत, तुम जिस सीट पर हो ना, वहाँ इस जज्बातियत से काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं तो ऊपर वाले एतराज़ कर सकते हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो कुछ अरसा खामोश रहकर सुकून से काम करूं। मैं और पापा मिलकर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे कि तुम्हारे ज़िले में कुछ ऐसी इंतज़ामी तब्दीलियां पैदा कर दी जाएं कि तुम्हें अपने साथ काम करने वालों का ताउन भी हासिल हो जाए, या फिर अगर तुम कहो तो तुम्हारा किसी दूसरी जगह पर तबादला करवा दिया जाए। सज्जाद राणा ने उसे तंबीह करके तसल्ली भी दी और एक तजवीज़ भी उसके सामने रख दी। हरगिज़ नहीं, ट्रांसफ़र तो मैं किसी सूरत नहीं करवाऊंगा। मेरे मुखालफिन की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही रही है कि मेरा कहीं तबादला हो जाए, लेकिन आप सब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरा ट्रांसफ़र कहीं नहीं किया जाएगा। मैं वाज़ेह तब्दीली वक़ूपज़ीर होने तक अपनी सीट पर जमा बैठा रहना चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर रहूँगा।
ओके, नहीं होगा तुम्हारा ट्रांसफर, सुना तुमने, लेकिन तुम्हें भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि संभल कर और खुद को बचाकर काम करोगे। जिले में बाअसर लोगों से बराह रास्त टक्कर लेने से जितना बच सकते हो ना, बचने की कोशिश करो, वरना वो लोग भी अपने ताल्लुकात की डोरियां हिला हिलाकर तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश में लग जाएंगे। ताकत और इख्तियार के इस खेल में कब किसका पलड़ा झुक जाए कुछ मालूम नहीं होता। सज्जाद राणा ने उसे यकीन दहानी करवाई, लेकिन तजर्बे की रोशनी में नसीहत करने से बाज भी ना आया। मैं कोशिश करूंगा, शहरियार ने उसे जवाब दिया। ताहम जब वो अस्पताल से रवाना हुआ तो उसे यकीन था कि शहरियार ने कोशिश भी की तो अपने मिजाज की वजह से इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। उसे यकीन था।